ओके, तो इन टुडेज क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज हमने वर्क डन बहुत कुछ पढ़ लिया था, है ना। अभी नहीं बेटा, अभी ना हम थोड़ा और सीखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी और बातें सीखनी, कुछ को क्या हम सबको ही सीखना जरूरी है। सो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन से हम कुछ डिस्कशन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, मुझे ध्यान है BB1 के क्वेश्चन भी बचे थे, बट वो लोग आप लोग खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। दे आर इजी, इतने टफ नहीं है वो कि आपसे नहीं बने, और आप लोग भी इतने कमजोर नहीं हो कि आप उनके आगे झुक जाओ, है ना। तो थोड़ा सा BB1 को सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, प्लैंक, ये क्या हो गया यार। जस्ट अ सेकेंड, तुम्हारी बैच में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आती है? बाकी बैचेस तो बढ़िया चलते हैं, और अभी क्या हो गया? मुझे ध्यान है फ्रिक्शन का पार्ट भी बेटा, सब कुछ प्लान है। तुम मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हो कि मुझे सब कुछ भूल गया हूँ? मुझे सब ध्यान है। तुम लोग थोड़ा तो पेशेंस रखो। चलिए, सॉल्यूशन। A person of mass m, a person of mass m स्टैंडिंग ऑन वन एंड ऑफ द प्लैंक। अब देखो, प्लैंक का मतलब क्या होता है? एक लकड़ी का ऐसा पट्टा, प्लैंक, ठीक है। द पर्सन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फाइंड द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। अच्छा, एक आदमी यहां खड़ा है, अब यहां से यहां चलकर जाता है। हमें कहीं भी फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है ना। तो ना, और पूछा भी नहीं है, कहीं फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही, सर आप क्यों कर रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन बनाना है तो आदमी पे लगने वाला mg बनाते हैं हम। mg, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हुआ है। तो ये हो गया x, तो हम लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन इनटू x एंड cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू ना जीरो होती है, तो यहां से वर्क डन क्या आ गया? जीरो। क्लियर है बेटा सभी को? प्लैंक समझ में आया? इसे कहते हैं प्लैंक, एक लकड़ी का पट्टा। चलिए, लिख लीजिए। अच्छा, अभी तो थोड़ा सा स्लाइड का इशू था, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चार्जर ला देना मोबाइल का। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन ना मैंने कोई ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं बनाए कि कोई पर्टिकुलर जगह से लिए हैं। कल की क्लास में मैं और क्वेश्चन और आगे की बातें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक और बात आपको कहना थी कि आप लोग है ना कैसे भी करके प्रिपेयर हो जाएं, कल हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम हमारा बाकी रह गया था, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
कहाँ दिक्कत है रिदम? तुम लास्ट क्लास में थी? चलिए पहले ही खत्म, ये वाला क्वेश्चन हो गया सबसे। क्या वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है, या नॉन जीरो होता है, या मे बी जीरो और नॉन जीरो? देखिए ऐसे कहें तो आपने सर हमें पढ़ाया था वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स जीरो, लेकिन मैंने कंडीशन बेस्ड पढ़ाया था। क्या कराया था मैंने? कंडीशन बेस्ड पढ़ाया था। अभी हमारे पास में कुछ भी कंडीशन नहीं दी हुई है ना, तो हम कहेंगे इट कैन बी जीरो और इट मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? याद कीजिए, इस केस में इस पर और इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है और पूरे सिस्टम पे जीरो आता है। और इस केस में अगर बात करें तो इस केस में आपने पढ़ाया था हमको लास्ट क्लास में कि वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो हमें केस नहीं स्पेसिफाइड है, तो इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं? क्या आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं मेरे से? तो इनका जवाब आपको आता होगा, सभी लोग जवाब दो। अरे बोलो यार। क्या पता सर क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा तो कभी पढ़ाया ही नहीं। ऐसा है क्या? सर अगर ये क्वेश्चन देखें ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपने हमको एक डायग्राम ऐसा बनवाया था। एक ब्लॉक के ऊपर, अरे ये क्या हो गया? एक ब्लॉक है ऐसा। अगर इन पे हमें फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखना हो, तो ये इस पे लगा होगा एफ एस इधर, नीचे वाले पे क्योंकि एफ लग रहा है तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पे लगा होगा इधर ये। और दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं कुछ सर्टेन डिस्टेंस एक्स। तो वर्क डन बाय द बी ब्लॉक पर देखें तो बी ब्लॉक पर एफ ऑफ एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन, और ये सेम हुआ है ना एक ही डायरेक्शन में, तो इट इज पॉजिटिव इन नेचर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर वो पूछ लेगा व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ब्लॉक ए, तो क्या बोलते हैं? बाय फ्रिक्शन, नेगेटिव। और वो बोलता है व्हाट इज द वर्क डन ऑन द कंप्लीट सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है इस पूरे सिस्टम पे कितना वर्क डन हुआ है बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो क्या बोलते हैं बेटा? जी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व कीजिए। बोर्ड दिखता है क्या तुम लोगों को?
चलिए, आंसर बताइए इसका। सभी लोग सॉल्व करें। एक ब्लॉक है, इस पे mg नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये a एक्सेलरेशन से नीचे लाई जा रही है, ठीक है। A body of mass m tied to a string lowered with the constant acceleration of 3g by 4. The work done by the tension. अगर h डिस्टेंस नीचे ले आते हैं, मान लो इनिशियली यहाँ पे थे, अब कहाँ ले आए, यहाँ, तो ये जो h डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है बच्चों। तो अपन तो पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं, mg माइनस टी बराबर m इंटू ए, mg माइनस टी बराबर m 3g बाय 4, mg माइनस 3mg बाय 4 बराबर t, तो mg बाय 4 इक्वल्स टू t। टेंशन कितना आ गया? नाउ टेंशन इज mg बाय 4, और वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अगर इस डेफिनेशन को देखते हुए लिखें तो mg बाय 4 डिस्प्लेसमेंट हुआ है h का, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है और टेंशन ऊपर लगा है, तो एंगल हो गया cos 180 डिग्री विच इज -1, माइनस mg h, mg h बाय 4। समझे क्या सभी लोग? चलिए लिख लीजिए फटाफट। हाँ, एंगल 180 डिग्री कैसे हुआ? अच्छा बेटा, टेंशन किधर लग रही है देख, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ h, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊंगा तो t इधर h इधर, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन उम्र के इस पड़ाव पे कि ऐसे प्रश्न ना पूछे जाए, चलो लिख लो पहले। डन, डन एवरीवन। सॉल्व कीजिए।
हुआ क्या सॉल्व? डन एवरीवन, आंसर बताओ। अरे वाह, बढ़िया बेटा। आप ऐसा समझो कि आप अभी कह देते हो ऐसा कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, एग्जाम में क्या करोगे? सब कुछ लिंक्ड है बेटा रिदम। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? किसी से हुआ क्या? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है? द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ पेंसिल इन ड्राइंग अ कंप्लीट सर्कल। एक पेंसिल से कंप्लीट सर्कल बनाया है ऐसा, ठीक है। वर्क डन कितना होना चाहिए था? सर कंप्लीट सर्कल बनाया है तो फ्रिक्शन तो, अच्छा, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है? रेडियस ऑफ द सर्कल है 1/पाई। अगर नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा? मुझे एक बात बताओ, अपन इस सर्कल को ऐसा सीधा खोल लेते हैं, अपन क्या यहाँ से रस्सी को ऐसा, रस्सी जैसा सर्कल है इसको खोल लेते हैं, सीधा लंबा बना लेते हैं। लंबाई कितनी हो गई? 2πr। हम्म हम्म, है ना? लंबाई हो गई 2πr। अब मान लो पेंसिल यहां से चलना चालू हुई थी, ये पेंसिल है और ये पेंसिल से चलना चालू हुई, फ्रिक्शन पीछे लगाना। फ्रिक्शन किधर लगा? पीछे। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? फ्रिक्शन हो गया एफ, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन हमको दिया हुआ है 5 न्यूटन, 0.5 इंटू 5, और मैं नेगेटिव ले रहा हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो 2.5 माइनस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव मैंने पहले ही ले लिया इसलिए अब एंगल की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा। 2.5 माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 पाई और आर रेडियस है 1/पाई। पाई से पाई कट गया तो आंसर आ रहा है -5 जूल। आंसर आ रहा है, हाँ। वही तो मैं चाह रहा था कि कोई मुझसे ऐसा पूछे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, फिर वर्क डन कैसे? हम्म, सोचो। अरे डिस्टेंस है ना 2πr तो, लेकिन आप तो पढ़ाए थे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर एक दुनिया में बहुत बड़ा झोल है, एक बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी टर्म है
कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको वो पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन वो पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बहुत जनरल बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे बुद्धि का प्रयोग करना। ऐसा सोचना कि मान लो तुम्हारे पास मैंने 10 जूल की, मैंने तुम्हें ताकत, पावर दे, एनर्जी दे रखी है कि तुमको कोई भी काम करना होगा ना, तो तुमको मैंने ऐसा कह रखा है कि ए से बी चले जाओ और तुमको मैंने 10 जूल की पावर दे दी। तुमने कहा सर हम तो ऐसे जाएंगे, मैंने कहा मैं तो ऐसे जाऊंगा। फिर एक लड़की ने कहा कि नहीं सर, मैं तो बढ़िया घूम के जाऊंगी, कभी कभी तो निकल पा रहे हैं कोरोना के बाद। ठीक है, क्या ये तीनों रास्ते पे जाते समय हम तीनों को फ्रिक्शन लगा और अपन तीनों का मास सेम था, उस लड़के का, टीचर का और गर्ल का, तीनों का मास 50 kg था मान लो, नॉर्मल रिएक्शन सबने ग्राउंड से सेम उठाया। इन तीनों रास्ते पे जाते टाइम क्या फ्रिक्शन में जो एनर्जी का नुकसान हुआ होगा, या जो हमको फ्रिक्शन को एनर्जी देना पड़ी होगी, क्या वो सेम होगी क्या तीनों रास्ते में? खुद सोचो। या मैं कहूं कि मैं तुम्हारे को एक बक्सा दे देता है, एक ऐसा बॉक्स दे देता, बॉक्स होता है ना, और कहता है कि ए से बी बॉक्स लेके खींच के लेके जाओ बॉक्स। क्या लड़की के प्राण उड़ जाते हैं ए से बी बॉक्स लेकर जाने में, अगर वो लड़की ने जो रास्ता चूज किया था उस पे जाती तो? बोलो यार। और लड़का घायल अवस्था में प्राप्त होता बी पर, क्यों? डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लड़ो जा करके। क्योंकि जो वर्क फ्रिक्शन में किया है ना, वो पाथ डिपेंडेंट है। आई क्या बात समझ में? नोट करके इस कहानी को लिखो कॉपी में अलोंग विद द क्वेश्चन, है ना। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बट इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे आप। क्लियर है? तो फ्रिक्शन का वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। अब ऐसा क्यों हुआ, ये थोड़ी सी कहानी है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, ये भी सुनाऊंगा। आज क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आ गया बीच में, ठीक है, तो मैंने समझा दिया। बोलो समझ में आया ना तुम लोगों को सभी को? हाँ या ना? जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जय माता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। बस ऐसे ही आप लोग साथ देते रहें क्वेश्चन करने में, और देखते जाइए आप कितने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। वर्क, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके लिए वर्क पाथ पर डिपेंड करता है, और कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनके लिए वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? देखो, वर्क पावर एनर्जी सीख कर रखना है ना, बहुत काम आएगा ये चैप्टर। चलो, ऐसा क्वेश्चन तो कराया है मैंने। चलो इधर देखो।
ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो म्यू के एम जी माइनस, ऐसा लिखे हो क्या सभी लोग, बोलो यार। समझ में आया ना, मतलब मुझे इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा सर, इट विल बी एफ के इंटू एस, एंड दैट टू नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट है, वही लिखा है यहाँ पे। चलिए, समझे ना बेटा सभी लोग। चलिए सॉल्व कीजिए। आंसर आया क्या? 300 joule of work is done in sliding a 2 kg block up the inclined plane of height 10 meter. The work done against friction is, अच्छा करो यार, 10 मीटर की हाइट पे ले जाना है। अच्छा, क्या करें यार, थीटा भी नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन तो होगा नहीं। और 1 मिनट लो बेटा, फटाफट करो। और 1 मिनट ले लो, फटाफट सॉल्व करो। चलिए देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी है। अच्छा, आपका इंक्लाइन, सॉरी। अब जब हम ऊपर ले जा रहे हैं तो टोटल वर्क डन हमें कितना लग रहा है, 300 जूल। हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एम जी साइन थीटा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और फ्रिक्शन,
अब अगर ये बॉडी को स्लाइड अप कर रहे हैं तो फ्रिक्शन और ये दोनों ऐड हो रहे होंगे, इसके कारण जो वर्क डन होगा वो होगा W1 और इसके कारण जो वर्क डन होगा वो होगा W2। बेटा W1 जो होगा, अगर मान लो L लंबाई पे ले गए तो mg sin थीटा L, या सर इसे mgh भी लिख दो, ये तो आपने पढ़ाया भी था हमको ग्रेविटी में। और सर ये जो W टोटल दिया है दैट इज नथिंग बट W1 प्लस W2, अरे बोलो बबलू, W1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 200, 300, 200 और ये W2 सॉल्व करने पे W2 कितना आ रहा है 100 जूल। मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है 100 जूल का वो कहाँ गया है, वो फ्रिक्शन में गया है। गॉट इट एवरीवन? निकाल तो सकते हैं बिल्कुल, बट क्यों इतनी बात फोड़ी में करते हैं। चलिए लिखिए, समझ में आया ना सभी को? लिखो। जितना जल्दी चलोगे मैं उतना और आगे की कहानियां सुनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कीजिए सॉल्व बेटा। अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब प्रश्न ये हुआ कि फ्रिक्शन में कितना वर्क गया ये बताओ। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? एक बॉडी है जिसका मास है, a body of mass 3 kg, ठीक है, is acted by a constant force, is acted by a force which causes the displacement s is equals to 1 by 3 t square, work done by the force in 2 seconds। अच्छा, वर्क डन, अब है ना देखो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो जल्दी से सॉल्व करो तो बेटा आंसर बताओ सभी लोग क्या आ रहा है, क्विकली बताइएगा आंसर। क्या मास की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट कर दें? बोलो, या इंटीग्रेट करें? मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझसे तो नहीं बन रहा। देखो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा है ना, मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनो पहले प्लीज। अच्छा ईशान, इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करूं उसके आगे इंटीग्रेट बेटा? ए डी एक्स है, क्या करूं? एफ कांस्टेंट है निधि, अच्छा वेरी गुड।
देखो आपको ना कभी भी कोई भी मैंने क्वेश्चन, अब आप लोगों को ध्यान है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया है 1/3 t³ का क्लास में। बस ये क्यूब और स्क्वायर का ही फर्क आ गया है। तो अब इस फर्क को समझो। देखो जब कभी भी आप s को, अब s तो वेरिएबल है, हमें दिख ही रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ टाइम का फंक्शन है और वेरिएबल है, ठीक है। अगर s वेरिएबल है तो हमारे पास s की तो इक्वेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट की तो हमारे पास इक्वेशन है। क्या हमारा फोर्स भी वेरिएबल है? तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन को पढ़े तो मास तो फिक्स हो गया 3 kg। क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है? तो इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी कितनी आएगी 1/3 2t। एक बार और करो 1/3 × एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो ना यार। फोर्स यहां से निकाल लो, मास कितना है 3। ये पहचानने का तरीका है क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे टी बच जाता जैसा कि क्यूब वाले क्वेश्चन में बच रहा था, यहाँ पे अगर टी बच जाता तो हमारा क्वेश्चन वेरिएबल का हो जाता और हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे 2/3 मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हो गया 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx 1/3, टाइम कितना है 2 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा 4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू 2 दैट इज 8/3 जूल आंसर। क्लियर हुआ क्या सभी को? आपको रटना नहीं है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन कहीं ऐसे नहीं है, बहुत लोग ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन करने से ही नीट निकलती है। नीट निकालने के लिए आसान क्वेश्चन ही बनना चाहिए, क्योंकि 60 to 70% पेपर इजी आता है। उसमें यही बेसिक बात है ना, एग्जाम पे जब बच्चा बैठता है ना पूरी तैयारी करके, तो उसके दिमाग में यही आता है कि मैं इंटीग्रेट करूं नहीं करूं, क्या करूं यार, आंसर नहीं आ रहा, इंटीग्रेट ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट को कैसे इंटीग्रेट करूं। तो इत्मीनान से चीजों को समझना है। बोलो यार क्लियर है? सभी को समझ में आया? हमने क्लास कॉपी में जब अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ रहे थे, जब 1/3 t³ वाला किया था, एंड दिस इज योर प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट प्रीवियस ईयर PYQ। क्योंकि वो वेरिएबल बन गया ना बेटा, और एक्सेलरेशन मास के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा क्या पागल सरी का प्रश्न पूछ रहा है इतना पढ़ाने के बाद भी? एक्सेलरेशन अगर आता 2/3t, तो अब ये टाइम के साथ बदल रहा है ना, t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड पे, और मास के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इसका मैं, तो ये फोर्स भी टाइम के साथ बदल रहा है, तो फोर्स वेरिएबल हो गया ना यहाँ पे, और फोर्स वेरिएबल हो गया तो वर्क डन कैसे कांस्टेंट लिख दूंगा मैं? है कुछ भी पूछता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट करो।
चलिए हो गया बेटा, डन एवरीवन। ये क्या पूछ लिए सर? तो याद करो हमने पढ़ा था वर्क डन निकालने का एक तरीका और होता है बाय ग्राफ, क्योंकि हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स वेरिएबल। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। क्लियर है? तो यहां पे ये एरिया निकाल लो, ये एरिया कितना होगा? ये चित्र क्या बन रहा है सर? ये एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? इधर देखो, पैरेलल साइड कौन सी, इसमें पहचान के बता पाओगे क्या? सर ये पैरेलल साइड है। अभी ट्रेपेजियम नहीं देखे क्या? शर्म करो। देखो ऑनलाइन ना, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन एलन के टीचर्स तो जरूर डांटेंगे। तुम बाकी कहीं भी देख लो, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें सीखना है तो डांट तो पड़ेगी। और तुम ऐसी बातें पूछोगे तो बिल्कुल डांट खाओगे। ये पैरेलल साइड हो गई। कितनी है इसकी लंबाई? 12 और 3 9, और 7 और 3 4, तो 9 + 4, हाइट कितनी है? 2। दिस इज नीट 2019 क्वेश्चन, PYQ नीट प्रीवियस ईयर 2019। ये नीट का 2019 का क्वेश्चन है। 0 से 3 कौन? अरे तुम पागल हो क्या यार? कैसे? चलो बेटा इधर देखो, 0 से 3 में तो लाइन ऐसी बन रही ना बेटा। अरे बड़ा दुख देते हो कभी कभी तो, एकदम जहर वाला। ध्यान से देखो डायग्राम। 0 से 3 में तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। फिर है ना बेटा, 0 से 3 में फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 हुआ। फोर्स की लाइन ऐसी चल रही है ना बेटा, ठीक है ना? चलिए लिखिए फटाफट। मुझे बहुत अच्छी कहानी डिस्कस करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करो। अरे पेपर मैं थोड़ी बनाता हूँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन नीट PYQ 19 नीट। चलो के सॉल्व करो। तो क्वेश्चन और बचे, चलो सॉल्व करो।
जल्दी बता दो यार इसका आंसर। चलिए देखिए, a force of F equal to 20 plus 10y acts in y direction। अब ये पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि क्वेश्चन में जो फोर्स है वो वेरिएबल है एंड इट इज द फंक्शन ऑफ वाई, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। और फोर्स वेरिएबल है तो हमारे को एक ही चीज आती है वर्क डन निकालने के लिए, एफ डॉट डी वाई। वाई से क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो क्वेश्चन में, काय क्यों, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ ना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10y इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन कर लो, 20y प्लस 10y स्क्वायर बाई 2, 20y प्लस 5y स्क्वायर। कहां से कहां तक हो रहा है ये इंटीग्रेशन, ये हो रहा है 0 से लेके 1 तक। तो 20 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, और 0 डालने पे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 25 जूल, दिस इज द आंसर। क्लियर है हर मासूम को, किसी के आत्मा में कोई दुख। ओके, नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। दिस इज अगेन अ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर नीट। चलिए सॉल्व कीजिए ना बेटा। पावर पूछा है क्या, सॉरी। ओके, वेरी सॉरी। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी जो मैं कहानी बताऊंगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर पर थोड़ा ज्यादा पुराना है। नीट या जेई मेंस हो सकता है। A body of mass 10 kg displaced from A to B
under the effect of the force of magnitude 10 Newton in the direction. Calculate the work done. खेल गए तुम्हारे साथ. सोचो, तुम सोचो पहले. भाई से कैसे सब कुछ लगेगा इस क्वेश्चन में, दिमाग पूरा. 22 जूलाई शायद. सोचो सोचो, दिमाग लगाओ. 22 जूल इज द राइट आंसर. तुम सोचो, मैं क्या बताऊं. आया क्या आंसर किसी का? चलिए देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक पार्टिकल है जो कि ए से बी तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? फाइनल पोजीशन वेक्टर है 4i 3j प्लस 4k. इनिशियल पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस j प्लस 2k. तो डेल्टा आर कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 3i, 3 माइनस j 2j, 4 माइनस 2k विल बी 2k. ठीक है. 3k कहां से आएगा मेरे भाई? 4 में से 3 गए, 3 में से 1 गए तो 2. अच्छा ये 3 है ना, 3 में से 2 गए तो ये 1. ठीक है, बड़े. यहां तक तो सबसे हुआ होगा, है ना?
अब ये क्या है, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया, अच्छा, इन द डायरेक्शन। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड दे दिया और ऐसा कह दिया कि फोर्स कोई 6i माइनस 8j नाम का वेक्टर है, फलाना सा इसको नाम देते हैं अपन डब्ल्यू वेक्टर, बोलो डब्ल्यू इस दिशा में लग रहा होगा। याद करो तुम्हें यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ यदि यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस वेक्टर को लिखा जा सकता है। याद है यूनिट वेक्टर पढ़ाते टाइम में बार बार बोल रहा था ये बात कि वेक्टर तुम्हें ऐसे पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, लेकिन उसको लिखा इस तरीके से भी जा सकता है, बोलो भूल गए क्या? तो ये तरीका क्या बता रहा है कि अगर आपके पास कोई मैग्नीट्यूड है, अगर आपके पास कोई मैग्नीट्यूड है तो उस मैग्नीट्यूड में एन कैप का मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, बोलो अरे हाँ ना तो बोलो यार, सांप सूंघ गया क्या है? तोते उड़ गए। तो कह रखा है कि एफ वेक्टर जो है वो इस दिशा में लग रहा है, तो एफ वेक्टर कितना होगा, 10 इंटू 6i 8j डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड 10, 6 का 36, 8 का 64, रूट के साथ लिखेंगे, 10 से 10 कट गया। दिस इज द फोर्स वेक्टर। अब इसके बाद तो तुम्हें खुद आना ही चाहिए बेटा, है ना बच्चों, बोलो छोटे नन्हे मुन्नो, फोर्स वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर वर्क डन 6i प्लस 8j इंटू आई प्लस 2j प्लस के, ओ ये क्या कर दिए सर, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, 6 प्लस 16 बराबर 0, प्लस 0 बराबर 22 जूल। आंसर। बजाओ ताली सभी लोग जोर से, गड़गड़ाहट की आवाज यहाँ तक आना चाहिए। आया क्या समझ में सभी लोगों को? क्लियर है क्या ये कहानी, बोलो। अरे कौन है ये जीरो कैसे, जब यहाँ पे कोई के कंपोनेंट है ही नहीं तो जीरो के लिख दे, बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ पे जीरो के लिख दे, जीरो के साथ जीरो ही आएगा आंसर। अरे क्लियर है सभी को? जल्दी लिखो और 1 सेकंड होल्ड करो। चलिए एक और फेनोमेना है जो कि हमें डिस्कस करना है, और डिस्कस करने के बाद आप अपने दोस्तों से भी पूछना, जो अभी आज हम पढ़ेंगे ना, आप सबसे शेयर करना है, समझ उनको भी समझाना बैठा कर इस बात को, पहले आप समझना, मैं कुछ आपसे जनरल बातें पूछता हूं। इधर देखो, वो क्वेश्चन लिख लिया था ना, चलो एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं तुम्हारे सामने, तुम लोग जवाब दो। ये एक स्केट बोर्ड है, इस आदमी ने अपने हाथ से स्केट, दीवार है ये, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा अपने जीवन में तुम सबने देखा है कि अगर एक आदमी ऐसा स्केटबोर्ड पे खड़ा और उसको बोले ले भाई स्केटबोर्ड चला, तो क्या कर, स्केटबोर्ड चला, तो वो इस दीवार से धक्का लेगा और स्केटबोर्ड चालू हो जाएगा। इस दौरान वर्क किसने किया होगा, बहुत बहुत लॉजिकल पूछ रहा हूं मैं, आपके हिसाब से इस दौरान वर्क किसने किया होगा?
कंफ्यूज नहीं होना, समझना है इसको, और इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। किस फोर्स ने वर्क किया होगा? पहले फोर्स बना लेते हैं, चलो। mg, नॉर्मल रिएक्शन वॉल के बीच में आ रहा होगा और एक ऊपर आ रहा होगा, यही होंगे दो नॉर्मल रिएक्शन। है ना? ऐसे ही वॉल पर भी आ रहे होंगे, ये वॉल पर आ रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, इस पर ऐसे आ रहा है ना, सॉरी, N1, और ये जमीन पर आ रहा होगा N2। यही तुमने सीखा भी है। किसने वर्क डन किया होगा? मान लो ये आदमी, वर्क डन तो जब ही होगा ना जब इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं बहुत काम की बात सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान दो इधर। मान लो मैंने पूछा कि ये एस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो बताओ वर्क डन किसने किया? अब बुद्धि तो हमारी ये कहती है कि इससे और इससे तो जीरो मिलेगा वर्क डन, N2 और mg से तो वर्क डन हमेशा जीरो मिलना है, N2 एंड mg परपेंडिकुलर टू s, तो वर्क डन इनसे तो जीरो मिलना है ना? क्या N1 से वर्क डन मिलेगा हमको? क्या मैं ऐसा लिख दूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू N1 इंटू एस? क्या ये सही है? क्या N1 इस पूरे में लगा है, यहां से यहां तक, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक चलते में N1 लगा है क्या? A पॉइंट से B पॉइंट तक पूरे में N1 था क्या? सर जैसे ही उसने चलना चालू किया N1 तो जीरो हो गया, क्योंकि कांटेक्ट ही नहीं रहा दीवार से। और नॉर्मल रिएक्शन तो लगता ही जब है जब कांटेक्ट होता है। सर प्राण उड़ गए हमारे आज तो। है क्या करें हम, माँ कसम सर बदला लेंगे इस बार। डॉक्टर बनने तो पहला इंजेक्शन हम भी ऐसा ही पूछ पूछ के लगाएंगे। बताओ यार, सोचो, मैं बिल्कुल तुम्हें अपनी बुद्धि पे जोर दो थोड़ा सा। तो ये तो प्रूव हो गया कि वर्क डन इससे नहीं लिख सकते, तो क्या वर्क डन नहीं हुआ? क्या वर्क डन नहीं हुआ? वेरिएबल फोर्स भी है मेरे भाई, तो कौन सा है उसका नाम तो बता दे। ये फ्रिक्शन जीरो ले ले, म्यू जीरो। वर्क डन तो हुआ ना? कैसे हुआ, कौन ने कराया? या बिना वर्क डन करे इसके अंदर एनर्जी आ गई, बिना कार्य करे ही ऊर्जा मिल गई? ईशान थोड़ा और एलोबरेट करो, कृष्णा और थोड़ा सोचो। इधर देखो, सब लोगों को ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, पीछे का बोर्ड दिख रहा है ना? इधर देखो, ये बोर्ड पे मैं अगर अपना हाथ ऐसा सीधा रखूं एकदम स्ट्रेट, तो क्या मैं पीछे खिसका पाऊंगा अपने आप को? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तुम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। हाँ, मैंने एकदम ऐसा स्ट्रेट हाथ रखा है, ऐसा स्ट्रेट, बैंड नहीं है मेरे हाथ में, तो क्या मैं अपने आप को पीछे खिसका पाऊंगा बिना हाथ को बैंड करे? बोलो। पॉसिबल नहीं है सर, आपको ना थोड़ा सा हाथ बैंड करना पड़ेगा और ऐसे करके धक्का लेना पड़ेगा, तो आप पीछे मूव हो जाओगे। अरे हाँ ना, तो बोलो यार। इसका मतलब ना सर, ये जो आदमी का हाथ है, इस आदमी के हाथ में इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि जनरली हम ड्रॉ नहीं करते, लेकिन यहां पर मस्कुलर फोर्स ने कुछ ना कुछ कंटिन्यू लगा होगा, जिस कारण से एनर्जी मिली होगी और वर्क डन हुआ होगा। बोलो।
एक और बात, ये देखो ये प्रोसेस क्या है, ये वाली प्रोसेस भी देखो, ये जंपिंग की प्रोसेस है क्या? ये जमीन है, ये जमीन है ना? तो क्या ये प्रोसेस जंपिंग की है? जंपिंग में भी बेटा ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। यहां पर खड़े हो तो नॉर्मल रिएक्शन और mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये 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 mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, यहां भी अभी mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन यहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो। मेरे कुछ यहाँ पे बेसिक सवाल हैं आप लोगों से, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। क्या हम नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर ही लगा पाते हैं, या कभी कभी ज्यादा भी लगा लेते हैं? हम नॉर्मल रिएक्शन, आप कभी जंप करे हो कि नहीं अपने जीवन में? जब आप जंप करते हो तो बेसिकली ना आप अपने पैरों से अपनी ये जो नीज होती है ना, ये नीज, इनसे ग्राउंड को पुश करते हो। तो आप नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए। ऐसा नहीं होता जीवन भर के लिए आप नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मिल रहा है, या ज्यादा mg की वैल्यू से ज्यादा फोर्स जमीन पे लगा पा रहे हैं अपने वेट से। आप ऐसा हर बार नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी बैठा हूं तो इस कुर्सी पे मैं अपना वेट लगा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे करके जब पुश करूंगा तो मैं कुछ मोमेंट के लिए अपने mg से ज्यादा वेट जमीन पर लगा सकता हूं, जिससे इन रिटर्न मुझे ज्यादा नॉर्मल मिल रहा है। बोलो यार। तो ये जो ज्यादा लगाया, ये किससे लगाया हमने? सर यहाँ पे ना हम लिखना भूल गए थे, इंटरनल फोर्सेस, मस्कुलर इंटरनल फोर्सेस, ये इंटरनल फोर्सेस। अब देखो कैसा हुआ है, ये पैर थे उसके, पहले बैंड हुए, जैसे कि ये दो पैर हैं, देखो देखो, ये बैंड हुए, उसने जंप किया और खुल गए। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुए ना पूरे टाइम, वर्क हुआ ना? बोलो ना यार, वर्क हुआ ना? तो एक बात नोट करके लिखना इस कहानी के साथ, इंटरनल फोर्सेस गिव्स, नहीं गिव्स मत लिखो, इंटरनल फोर्सेस हैव नो रोल इन एक्सिलरेशन बट वर्क डन by internal forces exist and it is not neglected, and it is not neglected। बेसिकली जो वर्क डन की बेसिक नहीं, कृष्णा डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये तो प्रोसेस दिखाई है बेटा, जब तू जंप करता है तब तू आगे नहीं बढ़ता है, उसी जगह पे ऊपर नीचे होता है। बेसिकली वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, को अच्छे से लिखे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा चलो अभी मैं लिखवाता हूँ, छोड़ो। क्या यहां तक समझ में आया? इंटरनल वर्क डन, इंटरनल, जैसे कि अपन हमेशा ऐसा पढ़ते थे ना, जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे तो हमारे सामने अगर कोई क्वेश्चन आ जाता था तो हम क्या करते थे, मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि दो तीन डब्बे एक साथ लगे हुए हैं, तो इनके बीच की नॉर्मल रिएक्शन हम कभी भी पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने में नहीं लिखते थे, क्योंकि हम ये मानते थे कि इंटरनल फोर्सेस के द्वारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, बट इंटरनल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन प्रोड्यूस होता है, ये हम समझ गए। बोलो यार, इन दोनों एग्जाम्पल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अरे बोलो ना यार, कहानी क्लियर है, पिक्चर दिमाग में मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं? तो जो मैंने पढ़ाया है इसको आप लोग सिर्फ अभी स्क्रीनशॉट ले लो,
इसको एक बार फिर से सुनना, समझना और अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। बहुत अच्छी बात पढ़ाई है मैंने, जनरली नहीं डिस्कस करता मैं, बट आज मैंने कर दी। क्लियर है? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नॉट ओनली मस्कुलर फोर्स, ऐसा जरूरी नहीं है मस्कुलर फोर्स के लिए कहोगे, ऐसा बहुत जगह पर करते हैं। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल्स लिए हैं इंटरनल फोर्स के, है ना। ऐसा बहुत जगह करते हैं। सिर्फ ये याद नहीं रखना कि मस्कुलर फोर्स के द्वारा वर्क डन 0 नहीं होता, इंटरनल फोर्सेस के कारण वर्क डन। देखना बेटा यहां पर समझ में आई ना बात। चलो टाइम भी हो रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।